Good morning, class 7. As you all know, we are doing our chapter The Delhi Sultans. Today we are going to do our new topic. The topic name is The Closer Look, Administration and Consolidation under the Khiljis and Tughlaqs. Let's see, आज हम क्या देखेंगे कि उस टाइम पे जब सारी जगह पे दिल्ली सुल्तान्स ने अपना कब्जा कर लिया था, अब उनको क्या चलाना था, अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाना था, तो वो कैसे चला रहे थे. लेट्स सी. द कंसोलिडेशन ऑफ अ किंगडम एज वास्ट एज द दिल्ली सल्तनत नीडेड रिलायबल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स. अब क्या है, अब दिल्ली सल्तनत को चलाने के लिए उनको किस चीज की जरूरत थी. जो गवर्नर्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो रिलायबल होने चाहिए. रिलायबल मीन्स ट्रस्टवर्दी, जिन पर ट्रस्ट किया जा सके. तो अब वो क्या करते थे, रेदर देन अपॉइंटिंग, अपने जो चीफिशियंस थे या हायर पोस्ट में जो हाई पोजीशंस में थे उनको अपॉइंट करने की बजाय स्पेशली इल्तुतमिश जो थे वो किसको फेवर करते थे कि किनको हायर पोजीशन पे बिठाया जाए. ही वांट्स कि उसके स्लेव्स आगे आए. फाइन. अब क्या रीजन था कि वो स्लेव्स को चाहते थे, और इन स्लेव्स को पर्शियन लैंग्वेज में बंदगान भी बोला जाता है. फाइन. अब देखते हैं कि वो क्यों चाहते थे कि स्लेव्स आगे आए. Because the most important political officers in the kingdom, since they were totally dependent upon their masters, the sultans could trust and rely upon them. क्योंकि ये जो slaves होते थे इनको किसी युद्ध या वॉर जिसे कहें वॉर में खरीदा जाता था. इनको किंग कब खरीदता था, किसी वॉर में खरीद देता था पैसे देके. वो क्या किसको खरीदता था, जो सबसे ताकतवर होता था उस स्लेव को वो खरीद लेता था. अब किसी ने कोई स्लेव खरीदा है तो वो किसके प्रति लॉयल होगा, अपने मास्टर के प्रति. यानी कि जिस किंग ने उसे खरीदा है तो वो क्या होगा, उसको ओबे करेगा. वो जो भी कहेगा वो उसको उसकी बात माननी होगी. इसीलिए इल्तुतमिश का ये मानना था कि जो हमारे स्लेव्स हैं वो ज्यादा रिलायबल है रेदर देन अवर सन. फाइन. The sultans were advised the slave whom one has brought up and promoted must be looked after, for it needs a whole lifetime and good luck to find a worthy and experienced slave. Wise men had said that a worthy and experienced slave is better than son. तो इसीलिए क्या आ गया है कि उस टाइम पे इल्तुतमिश के टाइम पे वो क्या किस पे ज्यादा ट्रस्ट करते थे, अपने स्लेव्स पे. क्योंकि उनका ये मानना था कि जिसको हम खरीद कर लेकर आए हैं, जो हमारा गुलाम है, वो हमारा हर एक कहना मानेगा और कभी भी ऐसे नहीं कहेगा या कभी भी उसकी आपस में हमारे साथ लड़ाई नहीं होगी. जैसे कोई राजा है, उसके दो बेटे हैं, तो उनके बीच में कभी कभार लड़ाई हो जाती थी कि नहीं ये राजगद्दी मुझे चाहिए या मुझे चाहिए. तो इसीलिए वो अपने स्लेव पर ज्यादा ट्रस्ट करते थे कि हाँ इसी को आगे लाना चाहिए. द खिलजीज एंड तुगलक्स continued to use बंदगान as also raised people of humble birth who were often their client to high political position. अब ये जो खिलजी और तुगलक ने थे उन्होंने भी इस चीज को कंटिन्यू रखा, यानी कि वो भी इस चीज को सही मानते थे कि एक जो हमारा स्लेव है वो ज्यादा लॉयल है. ठीक है. लेकिन अब इसके कुछ साइड इफेक्ट्स या हम कह दें नेगेटिव्स भी थे. अब ये जो स्लेव्स होते थे, अब जैसे किसी किंग ने एक अपने स्लेव को खरीदा है, मान लीजिए इल्तुतमिश है, उसने अपने स्लेव्स खरीदे हैं. ठीक है. उनको हायर पोजीशन पे बिठा दिया है. उसके बाद सडनली उसकी डेथ हो जाती है और फिर कौन बन जाता है सुल्तान, रजिया बन जाती है. तो रजिया ने भी अपने अलग स्लेव्स खरीदे होंगे. अब क्या होता है, रजिया के जो स्लेव्स हैं और जो इल्तुतमिश के जो स्लेव्स हैं, अब इल्तुतमिश की डेथ हुई है, उनके स्लेव्स की डेथ तो नहीं हुई. तो इन दोनों स्लेव्स के बीच में क्या पैदा हो जाता था, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता था. यानी कि आपस में लड़ाइयां होती थी कि अब किसको आगे करा जाए. और
दूसरी चीज ये थी कि ये जो स्लेव्स थे अपने किंग के प्रति तो लॉयल थे, यानी कि मान लो इल्तुतमिश के स्लेव्स हैं, ठीक है, इल्तुतमिश ने अपने स्लेव्स खरीद लिए, उनको एक पोजीशन दे दी, वो अपनी पोजीशन में काम कर रहे हैं और वो इल्तुतमिश के प्रति लॉयल हैं। और उसकी डेथ होने के बाद अगर रजिया नई सुल्तान बन जाती है, यानी कि उसके जो हायर्स आ जाते हैं, आगे आने वाले वंशज आ जाते हैं, तो वो उनके प्रति लॉयल नहीं होते, क्योंकि वो उनके स्लेव्स नहीं होते, क्योंकि उन्होंने उसको नहीं खरीदा होता। खरीदा किसने था? इल्तुतमिश ने। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इससे भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता था। तो इसके ये कुछ नेगेटिव्स हैं। अब इसको द दिल्ली सुल्तान ऑल्सो शॉक मैनी। अब कुछ जो लोग हैं जैसे त्वारीख में, उनको क्रिटिसाइज भी किया गया है। त्वारीख मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि त्वारीख क्या चीज होती है। त्वारीख वो होते हैं जो नॉवेल्स लिखते हैं, जिनको राइटर उस टाइम के, और जो राइटर्स थे उस टाइम के वो कौन से थे? ऐसे पर्सन होते थे जो कि हायर पोजीशन पे होते थे। तो वो इस चीज को क्या मानते थे? वो इस चीज को अच्छा नहीं मानते थे, और वो क्या लिखते हैं? लो एंड बेस बॉर्न टू हाई ऑफिसेस, यानी कि वो इसको क्रिटिसाइज करते हैं। लो बेस एक तरह का स्टीरियोटाइप था उस टाइम का, यानी कि लोग ये मानते थे कि हाँ एक हायर क्लास का, अपर क्लास का कोई पर्सन है, वही हायर पोजीशन पर बैठ सकता है। उस टाइम पे लोगों का ये मानना था, तो इसीलिए इसको क्रिटिसाइज भी किया गया। अब कुछ यहाँ पे हमें एक ऑफिशियल्स दे रखे हैं, मोहम्मद तुगलक के हमें दिखा रखे हैं कि किस किस को उसने हायर पोजीशन पे बिठाया हुआ था, मोहम्मद तुगलक ने। अब इसी चीज को ये शो कर रहा है, यानी कि कुक जो था, गार्डनर जो था, बार्बर जो था, वो सब उसने क्या बिठा रखे थे अपने, उनको एक हायर पोस्ट दे रखी थी, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क दे रखा था, एक पोस्ट में दे रखा था। ये सिर्फ नाम दे रखे हैं, आपको इनको याद करने की जरूरत नहीं है। फाइन, और आज का टॉपिक यहीं पर एंड होता है।